वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर आपने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर की सारी डिटेल्स कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आती है, उनकी डेफिनेशंस के बारे में। उसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती है, तो वो प्रैक्टिसेस के नाम क्या क्या थे एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वन इज टिलेज, जिसके अंदर हम लैंड प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम सोइंग, जिसके अंदर हम सीड को फील्ड में डालेंगे। नेक्स्ट है हमारी वीडिंग एंड होइंग। और इसके बाद फोर्थ स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर हम वाटर की एप्लीकेशन करेंगे। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन। एंड द सिक्स्थ वन इज डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल। एंड सेवंथ इज हार्वेस्टिंग। तो ये स्टेप्स हमने पढ़े थे अपने फर्स्ट लेक्चर के बारे में कि किसी भी क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से स्टेप हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, और इन स्टेप्स को हम आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग वाले दो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टडी करते हैं इनके बारे में, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो। सो स्टूडेंट्स, आई सुमन वेलकम यू ऑल टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर आपको डिटेल्ड कोर्स मिलेंगे रिलेटेड टू योर 9th, 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। उसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक IIT, JEE, नीट और BSc एग्रीकल्चर के लिए। और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फुल कोर्सेज परचेज करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल, लाइव चैट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जहां आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा फिर भी फर्दर क्वेरीज के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस फ़ोन नंबर। सो ये हमारा सेकंड लेक्चर की क्विक रिवीजन है, जिसके अंदर क्या था, हमने टिलेज के टाइप्स पढ़े थे। टिलेज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की पढ़ी थी हमने, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज के अंदर हमने फर्दर दो टाइप्स किए थे, जिसके अंदर फर्स्ट था हमारा प्रिपरेटरी, सेकंड था इंटर टिलेज। जो प्रिपरेटरी टिलेज था उसमें क्या था, हम क्या करेंगे, सोइंग से पहले लैंड को प्रिपेयर करने के लिए जो टिलेज करेंगे। एंड द सेकंड वन इज इंटर टिलेज, या जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी टिलेज, जिसके अंदर हम लैंड को मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसके अंदर हम सोइंग से हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे उसको हम बोलेंगे इंटर टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज के फर्दर टू टाइप्स बताए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज। एंड द सेकंड वन जो ऑफ सीजन टिलेज था वो हम कब करते हैं, जब हमारा फील्ड हो एम्प्टी या फेलो लैंड हो, जिस टाइम हमें कोई क्रॉप सोइंग नहीं करनी। तो इन सब के बारे में वन बाय वन हमने डिटेल से पढ़ा था सेकंड लेक्चर में। अगर किसी ने फिर भी नहीं देखा हो तो यू कैन गो फॉर सेकंड लेक्चर, और आप ये सब स्टडी कर सकते हैं वहाँ पर डिटेल से। और उसके अलावा हमने टिलेज के 3 सिस्टम्स पढ़े थे। द फर्स्ट सिस्टम इज कन्वेंशनल, सेकेंड इज रिड्यूस्ड एंड द थर्ड वन इज कंजर्वेशन टिलेज। ये किसके बेस पे थे कि कितना क्रॉप रेजिड्यू, पुराने वाली क्रॉप का कितना क्रॉप रेजिड्यू हमारे फील्ड में हम रखते हैं। तो कन्वेंशनल टिलेज के अंदर लेस देन 15% मैंने बताया था। उसके अलावा रिड्यूस्ड के अंदर 15 to 30% और कंजर्वेशन के अंदर मोर देन 30% प्रीवियस क्रॉप का रेजिड्यू हमारा फील्ड में रहता है। टिलेज के बाद हमने पढ़ा था सोइंग के बारे में, क्योंकि ये दो प्रैक्टिसेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, टिलेज एंड सोइंग। तो सोइंग हमने कितने टाइप्स की पढ़ी थी, ब्रॉडकास्टिंग, फर्स्ट वन इज ब्रॉडकास्टिंग, जिसके अंदर हम स्कैटरिंग करेंगे रैंडम, देन ड्रिलिंग, डिबलिंग, हिल प्लांटिंग, चैक्रो प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। इन सबको स्टेप बाय स्टेप हमने स्टडी किया था। तो आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा थर्ड एंड नेक्स्ट स्टेप क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस का। कौन सा स्टेप है वो, वीडिंग एंड होइंग। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, वीडिंग, वीड क्या होता है, वीड ऐसा प्लांट होता है जो एक रॉन्ग प्लेस पे हो या जहाँ पर वो डिजायरेबल ना हो। तो वीड इज इट इज अ प्लांट इन अ रॉन्ग प्लेस। इसका मीनिंग क्या है, ऐसा प्लांट जो एक ऐसी जगह ग्रो हो जाए जहाँ पर उसकी नीड ही ना हो, ठीक है। अ प्लांट इन अ रॉन्ग प्लेस। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, अनडिजायरेबल प्लांट जो ग्रो हो जाता है इन अ पर्टिकुलर, कोई अगर हमने सपोज हमने कोई क्रॉप ग्रो कर रखी है, मेन क्रॉप ग्रो कर रखी है, वहाँ पर कोई भी प्लांट जो अनडिजायरेबल हो वो ग्रो हो जाए, उसको हम बोलेंगे वीड। ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ना हो। जैसे हमने मान लो कोई भी एक मेन क्रॉप ग्रो करी, सपोज वीट ग्रो करी, उसके लास्ट सीजन में हमने पर्ल मिलेट ग्रो कर रखा था। अगर किसी रीज़न से वो पर्ल मिलेट जर्मिनेट हो जाता है वीट के फील्ड में, क्योंकि वीट उसे नेक्स्ट क्रॉप है,
तो उस टाइम पर मिलेट भी क्या होगा, उसके लिए वीड होगा एक। तो वीड क्या होता है, कोई भी अनडिजायरेबल प्लांट होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर मेन क्रॉप के बीच में ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमें करना पड़ता है रिमूव। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है हमारी वीडिंग, जो वीड से रिलेटेड है। वीडिंग क्या होता है, वीडिंग होता है वीड को रिमूव करना या अपरूट करना। सो वीडिंग इज द प्रोसेस टू रिमूव और अपरूट वीड। तो जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट था किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हमने अपरूट कर दिया, उसको उखाड़ दिया या उसको हमने रिमूव कर दिया। कैसे, किसी इम्प्लीमेंट के थ्रू हमने टिलेज किया है, तब भी तो वीड हमारे हटते हैं। तो वो जो वीडिंग वाली प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उस अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट को वहाँ से रिमूव करना, ठीक है, या करना उसको अपरूट। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड कॉम्पिटिशन। सबसे पहले, इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि वीड को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। सपोज हमारा ये मेन फील्ड है, यहाँ पर हमारी ये मेन क्रॉप है, इसके बीच में ग्रो हो गए हमारे कुछ वीड्स। ये वीड क्या करेंगे, हमने हमारी मेन क्रॉप को दिया वाटर, फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट्स जो हमने सप्लाई किए, वो सब क्या होंगे, हमने इस फील्ड में अप्लाई कर दिए। लेकिन मेन क्रॉप के साथ साथ यहाँ क्या है, वीड्स। तो जो जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये मेन प्लांट लेंगे, साथ साथ में वीड क्या करेंगे, कुछ पार्ट न्यूट्रिएंट और वाटर का लेंगे। इसका मीनिंग क्या है, जो चीज़ हमने अप्लाई की वो कम्प्लीटली मेन क्रॉप को ना मिलके वीड भी उनको कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए है हार्मफुल, क्योंकि इससे होगा इकोनॉमिक लॉस। क्यों, क्योंकि हमारा हो गया कंपटीशन। किस चीज़ के लिए कंपटीशन हो गया, कंपटीशन हो गया हमारा वाटर के लिए, उसके अलावा न्यूट्रिएंट के लिए, साथ ही साथ स्पेस के लिए। क्योंकि अगर ज़्यादा वीड्स की ग्रोथ हो जाएगी तो मेन क्रॉप को कम स्पेस मिलेगा, तो कहीं ना कहीं स्पेस के लिए भी कंपटीशन हो जाएगा। उसके अलावा सनलाइट के लिए, सनलाइट के लिए क्यों, एक तो ओपन स्पेस में मेन क्रॉप को हमें सनलाइट मिलेगी, एक यहाँ पर अगर ऐसी ये क्रॉप छोटी है, सपोज मेन क्रॉप जो हमारी है वो है छोटी, उसके अलावा अगर हमारी वीड की ग्रोथ हो जाती है ज़्यादा, तो वो इसको क्या कर लेगी, कवर अप कर लेगी। उससे क्या होगा, उसको सनलाइट जितने अमाउंट में मिलना चाहिए उससे मिलेगा कम। तो कंपटीशन किस किस चीज़ के लिए हो रहा है, हमारा कंपटीशन हमारा हो रहा है वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए। और ये कंपटीशन हो किस किस के बीच रहा है, मेन और हमारी वीड के बीच में। तो मेन क्रॉप के जो हमने ग्रो किया है और वीड के बीच में हमारा हो जाएगा कंपटीशन, जिससे क्या होगा, मेन क्रॉप की यील्ड पे या उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, इसकी यील्ड कम आएगी, और इसकी यील्ड कम आएगी तो हमें बेनिफिट कम मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इस वीड को रिमूव करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन वीड्स को अपरूट करेंगे। तो वीड को अपरूट करने के लिए या तो हम हैंड से डायरेक्ट उसको अपरूट कर देते हैं, उसके अलावा मैकेनिकल भी होता है जिसके अंदर हम मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं जहाँ वीड की ग्रोथ ज़्यादा होती है। एक इसके लिए केमिकल कंट्रोल होता है। केमिकल कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, कोई ऐसा केमिकल स्प्रे करते हैं जिससे पर्टिकुलर वीड किल हो जाए। अब आप पूछेंगे कि अगर वीड किल हो रहा है तो मेन प्लांट भी किल हो जाए, क्योंकि वो भी ग्रीन है। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मतलब वो किसी को भी किल कर देंगे, वो मेन क्रॉप को भी किल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर वीड के लिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग केमिकल की स्प्रे कर देंगे, जिससे हमारे वीड्स हो जाएंगे, उनकी धीरे धीरे विल्टिंग हो जाएगी, उनमें कुछ डिजीज़ लग जाएगी और वो किल हो जाएंगे। तो बाकी जो वीड के बारे में डिटेल है हम वीड साइंस में स्टडी करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट मेथड स्टडी करेंगे वीड कंट्रोल करने के लिए, कौन कौन सी क्रॉप के लिए कौन कौन सा वीड होता है। उसके अलावा वीड के बारे में और भी कुछ फैक्टर्स हैं कि ये ज़्यादा क्यों ग्रो करती है या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन रेट वगैरह ज़्यादा होता है, वो सब हम स्टडी करेंगे वीड साइंस में। एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड कॉम्पिटिशन। क्रिटिकल पीरियड होता क्या है, हम ये कंसेप्ट मानते हैं कि जो वीड होता है वो पूरे क्रॉप की लाइफ पीरियड के अंदर इक्वली इफेक्टेड नहीं होता। इक्वली इफेक्ट क्यों नहीं करता उसको, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है वीड का, ठीक है। ये क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये एक शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पीरियड ड्यूरिंग विच, जिस टाइम
अगर हमने वीड को कंट्रोल कर लिया, ड्यूरिंग विच इफ वीड्स आर कंट्रोल्ड, तो उस टाइम हमें क्या मिल सकता है, उस टाइम हमें मिल सकता है मैक्सिमम बेनिफिट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज हमारी किसी क्रॉप की लाइफ साइकिल है मान लो 3 मंथ की, ठीक है, 3 मंथ में कोई क्रॉप ग्रो होती है, तो जो उसका स्टार्टिंग वाला अर्ली ग्रोथ का फेज़ होगा, उस टाइम जो वीड का जो इफ़ेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस क्रॉप ग्रोथ स्टेज पर ज़रूरी है कि हम वीड को कंट्रोल करें। तो क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड कंपटीशन क्या होता है? ऐसा पीरियड जिस टाइम वीड मेन क्रॉप के साथ मैक्सिमम कंपटीशन रखे। और अगर उस टाइम अगर हमने ये वीड को रिमूव कर दिया, अगर हमने इन वीड्स को रिमूव कर दिया इस वाले टाइम के अंदर, तो हमें उस क्रॉप से मिल जाएगा मैक्सिमम बेनिफिट। मैक्सिमम बेनिफिट या फिर जो भी इकोनॉमिक रिटर्न मिलेगा या जो भी यील्ड मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। अगर इसके बाद हम उसको कंट्रोल करते हैं तो एज़ कंपेयर्ड हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कॉम्पिटिशन क्या होगा? ये मैक्सिमम क्रॉप के अंदर होता है 1/3 किसका? जो उनका टोटल लाइफ होती है ना क्रॉप की, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन जो होती है उस ड्यूरेशन का 1/3 जो टाइम होता है वो होता है क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के अर्ली स्टेज के अंदर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे जिससे हम वीड को कंट्रोल करेंगे, आइदर केमिकल और मैकेनिकल। तो हम अगर उस टाइम वीड को अपरूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और क्रॉप का कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगर इसमें हमने कंट्रोल कर दिया तो क्रॉप की ग्रोथ हो जाएगी अच्छी, ठीक है। तो वीडिंग और होइंग 2 चीज़ें थी हमारे पास। होइंग क्या होता है? होइंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम सोयल एरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, सोयल एरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सोयल को थोड़ा लूज़ बनाते हैं, या फिर जो वीड स्मॉल साइज़ की है, कम, जिनकी ग्रोथ कम है, उसको हम क्या करते हैं, हो यूज़ करके उसको अपरूट कर देते हैं, ठीक है। अब हो क्या होता है, एक इम्प्लीमेंट होता है, हैंड हो भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। और ये हैंड हो क्या होता है, मैकेनिकली, इसको हम हाथ से ही कंडक्ट करते हैं, तो ये मैकेनिकल मेथड होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो हम फर्दर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम स्टडी करेंगे ये, ठीक है, कि हैंड हो कैसा इम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इरिगेशन। तो वीडिंग और होइंग हमने पढ़ लिया। जो 4th स्टेप था और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है आर्टिफिशियली अगर हमने वाटर को अप्लाई किया, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि इरिगेशन होता क्या है, क्योंकि क्रॉप को मेन क्या रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट की, वाटर की, इन सब चीज़ों की। तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप कंप्लीटली उसको ग्राउंड वाटर से नहीं फुलफिल कर पाता, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको वाटर अप्लाई करें। उसके साथ साथ रेनफॉल से तो वाटर मिल ही रहा है, बट उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम उसको क्या देंगे, हम उसको देंगे इरिगेशन। इरिगेशन होता क्या है? ये होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू partially fulfill crop रिक्वायरमेंट। पार्शियली क्यों बोला? क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट तो उसकी कंप्लीट हो रही है रेनफॉल से, बाकी जो बच गई वो रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी करेंगे इसकी, हम खुद की तरफ से इसमें वाटर का एप्लीकेशन करेंगे। तो आर्टिफिशियली हमने वाटर को अप्लाई किया डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरिगेशन की डेफिनेशन। उसके बाद हम स्टडी करते हैं डिटेल से कि कौन कौन से मेथड है इरिगेशन के और वो पर्टिकुलर कौन कौन सी क्रॉप के लिए सुटेबल है। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पढ़ते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। 5 मेथड होते हैं इरिगेशन के। फर्स्ट इज सरफेस इरिगेशन, सेकेंड वन इज सब सरफेस इरिगेशन, एंड द थर्ड वन इज स्प्रिंकलर इरिगेशन, फोर्थ इज ड्रिप, एंड द फिफ्थ वन इज टाइफून सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इन सब मेथड्स को हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सब सरफेस क्या होता है, मोस्टली कौन सा हमारे इंडिया में अडोप्ट किया जाता है, फार्मर्स कौन सा प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी क्रॉप के लिए ये सुटेबल है, लाइक क्लोज ग्रोइंग के लिए कौन सा सुटेबल है, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए कौन सा सुटेबल होगा। तो ये आता है हमारा टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन। अगर हम सभी इरिगेशन के मेथड देखते हैं, सरफेस, सब सरफेस, ड्रिप,
स्प्रिंकलर, उसके अलावा टाइफून। तो इन पांचों में से सबसे ज़्यादा जो अडोप्ट किया जाता है, जो मोस्ट कॉमन है, वो होता है हमारा सब सरफेस। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है। कौन सा है मोस्ट कॉमन मेथड? कौन सा है मोस्ट कॉमन मेथड? सरफेस इरिगेशन मेथड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर डायरेक्ट वाटर का एप्लीकेशन करेंगे। तो हमारा मोस्ट कॉमन मेथड आ जाता है सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट इज फ्लड इरिगेशन। फ्लड का मीनिंग क्या होता है? बाढ़, जैसा कि आपने सुना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वाटर को रिलीज कर देंगे फील्ड के अंदर। जैसे गांव में करते हैं, क्या करते हैं, जैसे ये हमारा फील्ड है, सपोज यहाँ पर वाटर चैनल है, तो बोलते हैं ना नाका तोड़ दिया, तो यहाँ से वाटर क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ फिल हो जाता है। तो वो जो टोटल वाटर की जो एप्लीकेशन होती है उसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन, जिसके अंदर वाटर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वाटर डायरेक्टली फ्लडेड इन मेन फील्ड। ठीक है, मेन फील्ड के अंदर वाटर हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब फ्लड इरिगेशन हम करते कौन से एरियाज में हैं, क्योंकि इसके अंदर अबंडेंट वाटर की रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्टली उस लैंड को, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को हमने क्या कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये कहाँ किया जाता है, जहाँ पर वाटर हो अबंडेंस में। अबंडेंस मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, वाटर अबंडेंस का मीनिंग क्या है, ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती और जहाँ पर जो है हम सिंचाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, वहाँ जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा फ्लड इरिगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर वाटर अबंडेंस में होना चाहिए। उसके अलावा WHC मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए सोइल की। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल शुड बी गुड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सोइल ऐसी होनी चाहिए जिसकी वाटर होल्डिंग, जिसकी पानी को रोकने की क्षमता अच्छी हो। कैसे? जिसके अंदर पानी अच्छे से जा सके, क्योंकि अगर जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर फील्ड के अंदर पानी ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होगा, जो मेन क्रॉप प्लांट है वो क्या नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जिससे धीरे धीरे उनकी विल्टिंग हो जाएगी। तो दो टर्म आते हैं इससे रिलेटेड, अगर हम देखते हैं लॉगिंग और लॉजिंग। क्या डिफरेंस होता है इसमें और लॉजिंग? दो डिफरेंट कंडीशन होती है। लॉगिंग के अंदर क्या होता है, वाटर लॉगिंग टर्म यूज करते हैं हम। वाटर लॉगिंग का मीनिंग होता है कि फील्ड के अंदर पानी का खड़ा हो जाना या पानी का इकट्ठा हो जाना, जिससे क्या होगा, अगर इस फील्ड के अंदर पानी इकट्ठा हो गया तो जो प्लांट्स की रूट्स है वो क्या ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, उसका रेस्पिरेशन नहीं होगा और धीरे धीरे उसकी विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट हो जाएगा किल। वाटर लॉजिंग क्या होता है, सपोज हमारी मेन फील्ड के अंदर क्रॉप खड़ी है, ये फसलें खड़ी है और हवा वगैरह की वजह से ये क्या हो गई, गिर गई ऐसे, तो इसको बोलते हैं लॉजिंग। तो ये दोनों डिफरेंस है। अगर सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है अच्छी और हमने फ्लड इरिगेशन किया तो वहाँ पर लॉगिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्लडिंग हम कहाँ करेंगे, एक तो जहाँ पानी की कोई कमी ना हो, उसके अलावा जहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो। नेक्स्ट आता है चेक बेसिन इरिगेशन। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चेक प्लांटिंग, चेक रो प्लांटिंग या चेक प्लांटिंग सोइंग का मेथड था। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने परपेंडिकुलर ऐसे चेक फॉर्म में सीड की सोइंग करी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों की स्पेसिंग होती है इक्वल। तो चेक बेसिन इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है, हम फील्ड को क्या कर देते हैं, इस तरीके से चेक में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने बना दी बेसिन और चेक। ठीक है, बेसिन कैसे, बेसिन बनाने के बाद हम क्या बना देते हैं, इसमें रिजिस बना देते हैं। रिजिस क्या होता है, जैसे हमारा ये मेन फील्ड है, इसके अंदर इस तरीके से जो ये उठा हुआ पोर्शन होता है ना, उसको हम रिज बोलते हैं। ठीक है, तो रिजिस हमारा उठा हुआ पोर्शन होता है। हम बेसिन बना के, बेसिन कैसे बनाते हैं, यूनिफॉर्म बेसिन बना के और रिजिस बना देते हैं चैनल के चारों तरफ। सपोज ये हमारा फील्ड है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये चेक बेसिन इरिगेशन है। जैसे ये फील्ड है, ये हमने बना दिए यहाँ पर बेसिन। ठीक है, ऐसे भी बना देते हैं हम, और यहाँ से क्या होता है, वाटर यहाँ जाता रहता है। तो ये हमारा चेक बेसिन सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। चेक बेसिन हम कहाँ अडॉप्ट करते हैं, चेक बेसिन मोस्टली हम अडॉप्ट करते हैं क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, जहाँ पर
क्लोज ग्रोइंग क्रॉप हो। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप कौन कौन सी, जैसे वीट, उसके अलावा वीट के अलावा पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट किसको बोलते हैं, बाजरा, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंडनट, मूंगफली। एक हमने जो ये फ्लडिंग इरिगेशन किया, ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, पैडी, धान, राइस। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमें कॉन्टीन्यूसली स्टैंडिंग वाटर चाहिए, खड़ा पानी चाहिए होता है धान की नर्सरी प्रिपेयर करते टाइम, तो उसके अंदर हम फ्लडिंग इरिगेशन सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चेक बेसिन इरिगेशन हम क्लोज ग्रोइंग स्पीसीज़ के अंदर करेंगे। क्लोज ग्रोइंग का मीनिंग है जिन प्लांट्स के बीच में स्पेसिंग काफ़ी कम हो, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया वीट, पर्ल मिलेट और ग्राउंडनट, ठीक है। उसके अलावा इसकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब इसके अंदर एक कमी है। इस मेथड में क्या कमी है कि इसके अंदर हमें जो रिजेस बनानी पड़ती है, क्योंकि जैसे हम चैनल बना रहे हैं, ये हमारा फील्ड है, तो यहाँ हमें रिजेस बनानी पड़ती है। तो वो जो रिजेस बनानी पड़ती है वो उससे एक तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है, वो स्पेस जाता है वेस्ट, क्योंकि पूरे फील्ड के अंदर बहुत सारी रिजेस हो जाएगी। उसके अलावा इन रिजेस को बनाने के लिए हमें चाहिए लेबर, और अगर हम लेबर लेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है, क्रॉप की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी और उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट कम होगा। तो ये इसका लिमिटेशन है। तो ये हमारे दो मेथड हो गए, फर्स्ट इज़ फ्लड इरिगेशन, सेकंड इज़ चेक बेसिन। चेक बेसिन के सिमिलर ही एक और मेथड आता है जो है हमारा रिंग बेसिन। रिंग के नाम से ही पता लग रहा है, रिंग क्या है, सर्कुलर चीज़, कोई गोल चीज़, ठीक है। तो रिंग बेसिन में हम क्या करते हैं, ये मोस्टली हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होती है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या, जो हमारे फ्रूट्स के पौधे होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स की स्टडी। तो जो हमारे फ्रूट्स के प्लांट होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उसके चारों तरफ हम एक रिंग बना देते हैं। उस रिंग के अंदर हम वाटर की एप्लीकेशन करते हैं। सपोज़ यहाँ हमारा एक ट्री है, यहाँ हमारा एक ट्री है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस तरीके से रिंग्स बनाते रहते हैं, ठीक है। और ये रिंग्स होती है एक दूसरे से कनेक्ट। तो इस तरीके से रिंग बेसिन के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर की एप्लीकेशन करते हैं। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये दिखा रखा, ये जैसे मेन ट्री है, इसके चारों तरफ हमने बना दी रिंग। ये ट्री है, इसके चारों तरफ हमने बना दी रिंग, ठीक है। अब ये रिंग का काम क्या है, हमें सिर्फ वाटर अप्लाई करना पड़ेगा इस रिंग वाले एरिया में। तो बजाय कि पूरे फील्ड को इरिगेशन देने के, हमने क्या किया, एक रिंग के अंदर वाटर की एप्लीकेशन कर दी, जो कि अच्छा खासा मेथड है, एक एफिशिएंट मेथड है हमारे हॉर्टिकल्चरल ट्रीज़ को इरिगेशन देने का। तो चेक बेसिन के बाद रिंग बेसिन हो जाता है। नाम से ही पता लग रहा है चेक, जिसके अंदर चेक बनाया हो, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस हो, वो चेक बेसिन हो गया। उसके अलावा जिसके अंदर रिंग्स बनी हो सर्कुलर, वो हो गया रिंग बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉर्डर और स्ट्रिप्स। बॉर्डर और स्ट्रिप्स के अंदर क्या करते हैं, जो हमारा मेन फील्ड है उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्ट्रिप्स में, बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स बना देते हैं हम, ठीक है। इस स्ट्रिप्स के अंदर क्या करते हैं, हम वाटर का एप्लीकेशन करते हैं। ये हमारा सुटेबल होता है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के लिए, एक्सेप्ट जो हमारी सैंडी सॉइल होती है उसके लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि जब हम वाटर यहाँ से रिलीज़ करेंगे और सैंडी सॉइल के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट होती है जो अपर से लोअर लेयर्स तक, जिसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगी, वो ज़्यादा होती है। तो कई बार ये होता है कि जो पीछे वाले एरियाज हैं इनमें वाटर नहीं पहुँच पाता। तो एक्सेप्ट सैंडी सॉइल सभी सॉइल्स के लिए सूटेबल है। और डायग्राम में दिखा रखा है ये बॉर्डर स्ट्रिप्स मेथड। हमने क्या किया, पूरे फील्ड को डिवाइड कर दिया स्ट्रिप्स के अंदर, पट्टियाँ बना दी। स्ट्रिप्स का मीनिंग क्या होता है, पट्टी बनाना। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, ये ऐसे स्ट्रिप्स बना दी, ठीक है। और हमने क्या किया, जो स्लोप था, स्लोप क्या होता है, ढलान, जिस तरफ ढलान है उस तरफ से हमने वाटर अप्लाई कर दिया। जैसे हम यहाँ से वाटर अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा ये एरिया है, ये हमारे क्या है, ये हमारी स्ट्रिप्स है। जब हम वाटर यहाँ अप्लाई करेंगे तो ऐसे हमारी ढलान है। तो इस ढलान के साथ साथ हमने क्या किया, सभी स्ट्रिप्स के अंदर वाटर अप्लाई कर दिया, ताकि हमारा वाटर फील्ड के एक साइड से दूसरी साइड तक जा सके और स्ट्रिप्स में इक्वली सबको वाटर पहुँच सके। तो ये बॉर्डर एंड स्ट्रिप्स मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है फरो इरिगेशन, ठीक है। फरो क्या होता है, जैसा मैंने बताया था, ये फील्ड के अंदर अगर हम ड्रॉ करते हैं ये चीज़ें, ठीक है, तो जो ये हमारा उठा हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं रिज, और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फरो, ठीक है। रिज और फरो।
फरो इरिगेशन के अंदर क्या करेंगे हम, नाम से ही पता लग रहा है फरो इरिगेशन, फरो में इरिगेशन देना, या जो ग्रूव है या डिप्रेशन है इसके अंदर हमें वाटर अप्लाई करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये हमें दिखा रखा है, ये मेन चैनल आ रहा है हमारा, यहाँ से ये हमारी है रिजेस, ठीक है, क्या है ये हमारी रिजेस, और जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो ये वाला पोर्शन आ रहा है ये हमारी क्या है, फरोज। तो हमने क्या किया, हमने प्लांट्स ग्रो किए रिजेस पे, ठीक है, और इरिगेशन हमने कहाँ दी, फरोज में, ठीक है। अब पानी क्या होगा, यहाँ रिस के पानी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है, जो वाटर की मूवमेंट होगी और जिससे प्लांट्स को वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ से ही पता लग रहा है, जो फरो इरिगेशन हम मोस्टली प्रेफर करते हैं ट्यूबर और रूट क्रॉप्स में करते हैं, ठीक है। जो हमारी रूट क्रॉप्स होती है, ऐसी क्रॉप्स जिनमें फूड मटेरियल रूट्स में स्टोर होगा, जैसे कि मैंने बताया था स्वीट पोटैटो, तो ये जो रूट क्रॉप्स और ट्यूबर क्रॉप्स होती है वहाँ पर हम फरो इरिगेशन प्रेफर करते हैं, जहाँ पर हम फरोज में इरिगेशन देंगे और रिजेस के ऊपर क्या करेंगे, हमारी क्रॉप की सोइंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लैंड को डिवाइड कर दिया फरोज और रिजेस के अंदर। इन फरोज की जो लेंथ होती है, ये जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक, सपोज एक फरोज आ रही है हमारी, ये कितनी वेरी कर सकती है, ये वेरी कर सकती है 30 मीटर से लेकर 300 मीटर तक। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारी सैंडी सॉइल है, ठीक है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसकी लेंथ, जो फरो की लेंथ होती है वो कम लेते हैं, और जो हमारी क्लेई सॉइल होती है, ठीक है, उसके अंदर हम फरो की लेंथ लेते हैं ज़्यादा। तो ये हमारा हो गया फरो इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोरुगेशन। कोरुगेशन भी एक टाइप का फरो इरिगेशन ही होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर लैंड को हम छोटे छोटे फरोज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इरिगेशन देते हैं। और जो 7th मेथड होता है सरफेस इरिगेशन का लास्ट टाइप, कैब लिगेशन, नाम से ही पता लग रहा है कि थोड़ा मॉडर्न टाइप का, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ये कंप्लीट, कितना वाटर सप्लाई होना है पर्टिकुलर क्रॉप को, किस किस टाइम सप्लाई होना है, पूरा सिस्टम इसके अंदर होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो कैब लिगेशन मेथड होता है ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सरफेस इरिगेशन कंप्लीट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, सेकंड टाइप कौन सा था हमारा, सब सरफेस इरिगेशन। नाम से ही पता लग रहा है सरफेस के नीचे, सब सरफेस इरिगेशन, मतलब हम लैंड पे वाटर की एप्लीकेशन ना करके अपर जो लेयर है सोयल में, वहाँ हम नीचे वाटर अप्लाई करेंगे। तो सब सरफेस इरिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सब सरफेस इरिगेशन में हम जो सोयल लेयर होगी उसके नीचे वाटर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है, वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर क्या होती है, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती है, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो क्रॉप प्लांट को इरिगेशन देते हैं वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन से देते हैं। तो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये मेथड यूज़ होता है, इंडिया के अंदर भी यूज़ होता है, केरला में यूज़ होता है। ये कहाँ यूज़ होता है, जो हमारे कोकोनट के, नारियल के जो गार्डन्स बने हुए हैं, कोकोनट गार्डन, वहाँ हम ये मेथड यूज़ करते हैं। उसके अलावा गुजरात और कश्मीर में यूज़ करते हैं हम इसको। किस चीज़ के फील्ड में यूज़ करते हैं हम इसको, गुजरात और कश्मीर में, जो हमारी वेजिटेबल्स ग्रो होती है, ठीक है। उसके अलावा जो ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन, उसको भी हम एज अ सब सरफेस इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन एज अ सब सरफेस इरिगेशन, इसका मीनिंग क्या है कि हमने सोयल लेयर के नीचे हमने क्या किया, वाटर की एप्लीकेशन की। तो मैंने बता दिया, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या करेंगे, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ जो कोकोनट गार्डन्स होते हैं उसके अंदर ये मेथड यूज़ होता है। और जो गुजरात और कश्मीर है, वहाँ जो वेजिटेबल्स ग्रो होती है, वहाँ पर कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, इस इरिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ड्रिप इरिगेशन को भी हम एज ए सब सरफेस इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगी कि हम कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और अब बहुत से फार्मर्स इसको अडोप्ट कर रहे हैं। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये देखो जैसे दिख रहा है, कैसा मेथड होता है, जैसे रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल आती है, बारिश आती है, ठीक है, उस तरीके से वाटर इसमें इवनली स्प्रेड होता है पूरे एरिया के अंदर, ड्रॉपलेट्स, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा,
सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर, क्वेश्चन ये आता है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया स्प्रिंकलर इरिगेशन हैज़ मैक्सिमम एरिया, ठीक है, मतलब इंडिया की कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एरिया आता है अंडर दिस मेथड, कौन सा मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम एरिया आता है अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन। पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम स्प्रिंकलर इरिगेशन जिस स्टेट ने अडॉप्ट कर रखा है वो है राजस्थान। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन में होता क्या है, देखो जैसे ये मेन फील्ड है हमारा, ये हमारी मेन लाइन, ये हमारी यहाँ से मान लो वाटर सप्लाई हो रहा है, ये आ रही है हमारी मेन लाइन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी मेन लाइन जिससे वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये हमारी सब, ये मेन लाइन हो गई हमारी, ये हो गई हमारी जैसे हमने ये क्रॉप्स ग्रो कर रखी है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेन लाइन और ये सब मेन हो गई, ठीक है। वाटर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इसके अंदर एंटर करेगा, इसके बाद वाटर यहाँ, ये यहाँ पर लाइंस बनी होगी, जो ये लाइन बनी होगी इनको बोलेंगे लेटरल्स। लेटरल्स का मीनिंग होता है साइड में, तो जो साइड वाइज जो पाइपलाइन जा रही है उसको हम लेटरल्स बोलेंगे, ठीक है। ये वाली मेन होगी जो चैनल से आएगी, मेन के बाद मेन से जो राइज होगी वो सब मेन्स होगी और सब मेन से आएगी लेटरल, ठीक है। जो लेटरल लाइन है, लेटरल लाइन से एक पोर्शन आएगा जो रेज्ड होगा, ठीक है, जो हमारा ये सरफेस है, सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो रेज्ड होगा इसको हम बोलेंगे राइजर। राइज का मीनिंग क्या होता है, ऊपर उठना, तो उस नाम से ही पता लग रहा है राइजर। इसके ऊपर जो हमारा लगा होगा उसको हम बोलेंगे नोजल, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड को राइज करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए लगा होता है राइजर। ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे वाटर सप्लाई करता है, जैसा रेनफॉल के अंदर आती है ड्रॉपलेट्स, वैसे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर सप्लाई होता है। और ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, जैसे डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये है राइजर, इसके ऊपर लगा हुआ है नोजल या स्प्रिंकलर हेड, और इनसे हो रही है वाटर की एप्लीकेशन। तो एक फिक्स स्पेस के ऊपर हम फील्ड के अंदर ये लगा देते हैं जिससे इरिगेशन होती रहती है। इस मेथड का फ़ायदा क्या है, इस मेथड का ये फ़ायदा है कि जहाँ पर इर्रेगुलर टोपोग्राफी होती है, इर्रेगुलर टोपोग्राफी, इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर स्लोप कांस्टेंट नहीं होती और जहाँ पर जो लैंड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं स्लोप ज़्यादा है, कहीं कम है, या फिर किसी एरिया के अंदर स्लोप है ही बहुत ज़्यादा, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ करते हैं ताकि सभी क्रॉप्स को यूनिफॉर्मली वाटर अप्लाई हो सके, ठीक है। क्रॉप्स के अंदर सभी एरिया को यूनिफॉर्मली वाटर अप्लाई हो सके। तो जो इर्रेगुलर टोपोग्राफी है वहाँ पर ये मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। ये बहुत सारी सुटेबल होता है फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, लेकिन एक क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होता। कौन सी, राइस। क्यों नहीं होता, ये मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि राइस को कॉन्टीन्यूसली स्टैंडिंग वाटर चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन राइस को छोड़ के और बहुत सारी क्रॉप्स के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए सुटेबल होता है, एक्सेप्ट जो हमारी क्लेई सॉइल होती है। क्यों, क्ले के अंदर वाटर बहुत मुश्किल से जाता है नीचे, ठीक है, तो इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी काफ़ी कम होती है, तो इसके अंदर वाटर जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हो सकता है उसका इवेपोरेशन की वजह से हो जाए लॉस। तो ये मोस्टली सोइल के लिए सुटेबल होता है एक्सेप्ट द क्ले, ठीक है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि नोजल के थ्रू जो वाटर की एप्लीकेशन होती है, डिस्चार्ज रेट होता है, वो कितना होता है, ठीक है। वो हम स्प्रिंकलर और ड्रिप के कंपैरिजन में करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन के अंदर नाम से ही पता लग रहा है कि ड्रिप ड्रॉपलेट वाइज वाटर की एप्लीकेशन होगी। इसका दूसरा नाम है ट्रिकल इरिगेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। तो किसको बोलते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसके ही दूसरे टाइप को क्या बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं हम ट्रिकल इरिगेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फील्ड के अंदर पाइपलाइंस लगा देते हैं, पूरे फील्ड के अंदर सॉइल सरफेस के साथ साथ। इस पाइपलाइन में बने होते हैं यहाँ पर एमीटर्स।
एमिटर्स, नाम से ही पता लग रहा है एमिट करना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर को रिलीज करना। तो ये जैसे हमारी क्या है, पाइपलाइंस है, और यहाँ से ये क्या करते रहते हैं, वाटर की एमिशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर का एप्लीकेशन होता है। तो देख रहे हैं इसके अंदर जैसे ये दिखा रखी है हमारी पाइपलाइन, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये पाइपलाइन है हमारी और यहाँ वाटर का एप्लीकेशन होगा थ्रू द एमीटर्स, ठीक है। इसके डायग्राम से ही पता लग रहा है या फिर इसके एक्शन से पता लग रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर का एप्लीकेशन हो रहा है। तो क्या फ़ायदा है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और ये ऐसे एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, ठीक है, वाटर स्केर्सिटी, पानी के कमी वाले एरिया में। उसके अलावा जो हमारी सोल्ट अफेक्टेड सॉइल है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सोल्ट अफेक्टेड सॉइल में जब हम इरिगेशन देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, सोल्ट का सरफेस पे डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो जो सोल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है उसके लिए ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन बेस्ट रहती है, ठीक है। अब मैक्सिमम एरिया जो ड्रिप इरिगेशन के अंदर है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसके अंडर मैक्सिमम एरिया राजस्थान ने कवर कर रखा है, सबसे ज़्यादा राजस्थान ने अडॉप्ट कर रखा है, और ड्रिप को सबसे ज़्यादा अडॉप्ट कर रखा है महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो ये ड्रिप इरिगेशन आया कहाँ से था, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आया था इज़राइल से, और हमारे इंडिया के अंदर या फिर हरियाणा में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट्स, जो हमारे मेनली इज़राइल के साथ एसोसिएशन के अंदर ही है। तो इज़राइल से आया था ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंसेस। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के अंदर कुछ डिफरेंस है मेन, वैसे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट ही है, लेकिन हम इसके प्रेशर वगैरह में डिफरेंस पढ़ते हैं। ड्रिप इरिगेशन और सेकंड हमारा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, इनकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन, कि इन दोनों में से किसकी कितनी एफिशिएंसी है। वैसे ड्रिप इरिगेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आया है कि कितनी एफिशिएंसी होती है। ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी होती है 90 to 95%, कि जितना हमने वाटर अप्लाई किया 90 to 95% वो एफिशिएंटली यूज़ हुआ है, वाटर की वेस्टेज नहीं होगी इसमें। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 60%, तो ड्रिप के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी हो गई इसकी। उसके अलावा जो डिस्चार्ज रेट है, डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है, कुछ चीज़ का रिलीज़ होना, ठीक है। तो डिस्चार्ज होता है कि कितना वाटर इसमें पर आवर रिलीज़ हो रहा है ड्रिप में और स्प्रिंकलर में। तो ड्रिप इरिगेशन में डिस्चार्ज रेट है 1 to 8 लीटर पर आवर, एक घंटे में 1 से 8 लीटर पानी ही डिस्चार्ज होता है। इसकी होती है 1000 लीटर पर आवर, एक घंटे में अबाउट 1000 लीटर इसका डिस्चार्ज रेट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर प्रेशर की बात करें, कितने प्रेशर से इसमें से वाटर रिलीज़ होगा, ड्रिप की बात करें तो इसके अंदर प्रेशर काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें ड्रॉपलेट बाय ड्रॉपलेट रिलीज़ होता रहता है। तो 1.5 to 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मीनिंग क्या है कि ड्रिप इरिगेशन के अंदर जो प्रेशर होगा हमारा, कितने प्रेशर से वाटर रिलीज़ होगा, 1.5 से 2.5, 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और स्प्रिंकलर की बात करें तो इसके अंदर होता है 2.5 to 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस, कि ड्रिप और स्प्रिंकलर में दोनों में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन एक ये आता है हमारा कि मोस्ट ऑफ द कॉमन मेथड कौन सा है इनमें से, तो मैंने बताया था सरफेस, और सरफेस में से भी मोस्ट कॉमन कौन सा है, फ्लड इरिगेशन, ठीक है। जैसा कि जो भी लोग विलेजेस में रहते हैं वो देखते होंगे कि हम डायरेक्टली फ्लड इरिगेशन ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा इरिगेशन वाला टॉपिक खत्म होता है, तो हमने पढ़ लिया इरिगेशन के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो इरिगेशन के मेथड्स हमारे यहाँ खत्म हो गए, लेकिन इरिगेशन के थ्रू अगर हमने वाटर अप्लाई किया तो वो कैसे रूट जोन में उनकी मूवमेंट होगी, कैसे उसको प्लांट्स यूज़ करेंगे, तो वो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।